नमस्कार। दूरदर्शन के समस्त दर्शकों का मैं राजेश तिवारी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैफ़े में जबकि आप सुबह के नाश्ते का जायका लेते हैं, हम जायका लेते हैं खेलों की दुनिया में और उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। इट इज़ टाइम फॉर द हेडलाइंस। तो सुर्खियों में आज क्या छपा है? Williamson's guide New Zealand to unlikely victory over New Zealand. Sandeep Thomas stuns Olympic champion Vladimir to power Haryana Hammers. AITA feels time's up for Leander Pace from Davis Cup. Saina Nehwal eyes Malaysian's Masters title. और हमेशा की तरह हमारे साथ विराजमान हैं हमारे अतिथि चंद्रशेखर लूथरा, द मैग्निफिसेंट जर्नलिस्ट हु वी ऑल एडमायर. You have been writing quite magnificently, Chandrasekhar. How are you today? Very fine, sir. Thank you very much, and it's been a pleasure to be with you again. दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं, कोहली के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। सुर्खियाँ उसके पहले देख लेते हैं। सुर्खियों में आज जो कुछ छपा उसमें कह रहे हैं इम्पॉसिबल्स टू अचीव सचिन्स फीट, क्वाइट करेक्टली। मेल टुडे में छपा है ये। प्लानेट कोहली, टाइम्स ऑफ इंडिया इज राइटिंग अबाउट इट। हिंदुस्तान टाइम्स इज सेइंग कोहली इज क्रिकेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा कि आप जानते हैं विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। विराट बोले सचिन से बराबरी मुश्किल, जो निश्चित रूप से कई मायने में खरी उतरती है। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल। अमर उजाला कह रहा है सचिन जितना तो खेल भी नहीं पाऊंगा विराट। लंबा अंतराल रहा है सचिन का, और उसके पश्चात हम जिस ढंग से विराट कोहली को खेलते हुए देख रहे हैं, नयन सुख तो प्रदान करते हैं कोहली। देखिए, दो एडवांटेज है कोहली के साथ। कोहली को मैं काफ़ी बचपन से फॉलो कर रहा हूँ। एक तो एज में फजिंग नहीं हुई है, अगर हुई भी हो तो मंथ्स में हुई है, ईयर्स में नहीं हुई। नॉर्मली क्रिकेटर जब आते हैं कहते हैं हम 19 साल के हैं, वो 24 के होते हैं। कई ऐसे इंस्टांसेस है, लेकिन कोहली को बचपन से देखा, दाढ़ी मूछ आने से पहले से समझ आ गया कि इस तरह की कोई फजिंग नहीं है। पहली एडवांटेज। दूसरा, कोहली का जो अभी तक का जो कैरियर रहा है, ये जो करीब 5 साल के करीब का कैरियर है, ये बहुत ही कमाल का रहा है, बहुत नॉर्मली किसी भी क्रिकेटर का, इवन सचिन का भी, अगर आप इनिशियल स्टेज देखें, इतने जगह पर इतनी सेंचुरीज नहीं थी। सचिन का बीच का जो कैरियर था वो बहुत कमाल का रहा, मैग्निफिसेंट जिसे कहते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। प्रॉब्ली द वर्ल्ड के बेस्ट वनडे क्रिकेटर। आई ऑलवेज से वनडे, क्योंकि मुझे नहीं लगता टेस्ट में उनसे बेटर कई लोग थे। वीरेंद्र सहवाग प्रॉब्ली मेरे लिए सबसे बड़े प्लेयर थे। लेकिन अभी तक के कैरियर को देखकर लगता है कि विराट कोहली सचिन से आगे निकलेंगे। एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ विराट के पास, जैसा कि टेक्निकल क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं सब तरह के स्ट्रोक हैं? स्ट्रोक सभी तरह के, लेकिन टेक्निकल हल्के से फ्लॉज हैं। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से टेक्निकली शायद थोड़े से कम है, लेकिन विराट कोहली सचिन से ज़्यादा इफेक्टिव है अभी तक का अगर कैरियर देखें। विराट कोहली राहुल द्रविड़ से टेक्निकली बहुत, मैं नहीं कहूँगा कि उनके आसपास भी है, लेकिन विराट कोहली राहुल द्रविड़ से कहीं आगे हैं इन टर्म्स ऑफ रन्स एंड सेंचुरीज। ऑलरेडी 50 के करीब सेंचुरीज चले गए हैं, तो 101 क्रॉस करने में बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगता है। अगले 5 साल और हो जाएगा। लेकिन हर कैरियर में, हर क्रिकेटर के कैरियर में एक स्लम्प आता है। इनका एक स्लम्प आया था इंग्लैंड की, अगर आप सीरीज़ देखें, उस टाइम पे लग रहा था रन नहीं होंगे, बॉल स्विंगिंग बॉल पे, और आप बहुत जल्दी एजेस दे रहे थे। टेक्निकल फ्लॉज की प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी टेक्निकल डेफिशिएंसी में जाते हैं और उसके बाद आपको रिकवर करना होता है। वो वक्त होता है जब आपका असली टेस्ट। उससे ये रिकवर की, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में की है जहाँ बाउंसी ट्रैक्स थे, वो फिर से इनका टेस्ट नहीं हुआ स्विंगिंग डिलीवरीज के अगेंस्ट। तो इसलिए शायद जो इनका रियल टेस्ट होगा जब हम इंग्लैंड जाएंगे नेक्स्ट ईयर, जब हम न्यूजीलैंड जाएंगे, तब शायद रियल टेस्ट होगा। बाउंसी ट्रैक्स पे प्रॉबेबली ही इज बेटर देन मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्परेरीज। चलते हैं दूसरे देशों के क्रिकेट के बारे में बातचीत करते हैं। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला
हुआ और जिसमें न्यूजीलैंड के विलियमसन्स ने सुर्खियों में आप देख सकते हैं केन सेंचुरी 5 स्क्वीज टू स्टनिंग विक्ट्री मेल टुडे Times of India is saying Kane 5 squeeze to stunning win. Williamson's really scoring very well. Williamson's done lead squeeze to victory. Hindustan Times. बहुत ही अच्छा खेला विलियमसन्स ने और दैनिक जागरण बता रहा है कि किस तरह से विलियमसन्स के शतक से न्यूजीलैंड की शानदार जीत। बांग्लादेश ने हार का 120 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हिंदुस्तान बता रहा है। कप्तान केन विलियम्स के शतक से जीता न्यूजीलैंड, अमर उजाला में लिखा है आज। पहली पारी में बनाए 595 रन, फिर भी हारा बांग्लादेश। तो 595 रन चंद्रशेखर बांग्लादेश ने बनाए और उसके पश्चात टीम हार जाती है। I think the debate right now in the world cricket is who is the best batsman, Kane Williamson, Joe Root or Virat Kohli. This is a debate Very like true. it used to be, during older times, Sachin, Inzamam ul Haq or Brian Lara. And this is a very healthy debate, I would say. And probably in technical terms, I think Joe Root and Kane Williams are much better in technical terms. But in effectiveness, I think Virat Kohli has surpassed everybody else. So I think this particular match also. Of course, Bangladesh, scoring 595 in the first innings is a huge thing for any team from this subcontinent, and that too in a country like New Zealand where the ball actually swings and there is huge amount of wind also factor. And the wicket also The wicket, extracts yes. extra amount of pace. तो उसके बाद से आपको वापस आना 539 उन्होंने भी किया, यानी 1100 रन्स आपने फर्स्ट इनिंग में बना दिए दोनों के, और उसके बाद भी रिजल्ट आना, दिस इज क्वाइट unthinkable, I would say. But again, 160 in the second, and this was just a target of 200 odd runs. And probably that's where I think Williamson, that technical correctness when we talk about his 104, and Ross Taylor, I'm very happy about this batsman. तो विलियमसन ने कल बहुत ही शानदार पारी खेली, विकेट के चारों तरफ वो स्ट्रोक्स खेल रहे थे और कई बार हमने देखा कि जब वो ऑफ साइड में शॉट लगाते हैं तो बिल्कुल घास से सटी हुई गेंद निकलती है, खैर सिंग द ग्रास जिसको कहते हैं। तो उसके बारे में टिप्पणी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है छोटे कद के प्लेयर हैं, और अगर आप देखें इनका जो खेलने का स्टाइल है, तो अगर आपको गॉर्डन ग्रीनिज, खैर आपने बहुत देखा है उनको खेलते हुए, जब गॉर्डन ग्रीनिज जब खेलते थे तो हमेशा उनके खेलने का एक अंदाज था, जब वो कवर ड्राइव करते थे बिल्कुल घास से सटते हुए चलती थी। उसका रीज़न था अपने आप को नीचे बेंड करते थे। टेक्निकली करेक्ट आप तभी होंगे जितना ज़मीन के साथ साथ चलेंगे, जितना आप हाई एंड खेलेंगे, जितना लॉन्ग हैंडल खेलेंगे, उतना आप हवा में खेलेंगे। तो शायद ये एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है, और जो रूट इनसे बहुत डिफरेंट है इस मामले में। जो रूट थोड़ा सा लॉन्ग हैंडल है, जो रूट का जो कवर ड्राइव चलता है, इसीलिए वो कई बार फंसते भी हैं कवर के एरियाज में, थोड़ा सा हवा में चलता है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। ये जमीनी क्रिकेटर जो है उनका क्रिकेटर। बोलबाला रहेगा। तो एक जमीनी क्रिकेटर से चलते हैं एक जमीनी खेल की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रो रेसलिंग काफ़ी अच्छी चल रही है और प्रो रेसलिंग में कई अच्छे मुकाबले हो रहे हैं, और कई बार जहां तक कुश्ती का सवाल, वो सुर्खियों में बहुत कुछ लिखा होता है। आइए चलते हैं, सुर्खियां देखते हैं। संदीप स्टन्स ओलंपियन स्टार व्लादिमीर इन प्रो रेसलिंग। हरियाणा ने पंजाब को हराकर दर्ज की 5वीं जीत, दैनिक जागरण में आज लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है कि संदीप ने ओलंपिक चैंपियन को हराया। रेसलिंग लीग में संदीप तोमर ने रियो चैंपियन व्लादिमीर को दी मात, अमर उजाला में लिखा है। भारतीय रेसलर संदीप से हारे ओलंपिक चैंपियन व्लादिमीर, दैनिक भास्कर। तो जहां तक कुश्ती का सवाल, निश्चित रूप से उसमें भी रणनीति होती है, कला होती है, कौशल होता है। तो इस कुश्ती में जहां संदीप ने विजय प्राप्त की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है व्लादिमीर ज़्यादा एक्सपोजर उनका इस पूरे प्रो लीग में हुआ है,
क्योंकि व्लादिमीर, अगर आप रेसलिंग देखें जिस तरह आपने पहले ही कहा कि मिट्टी से जुड़ा हुआ है, आपको एक बाउट के बाद सेकंड बाउट के लिए मिनिमम 1 वीक का रेस्ट चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है। और इनफैक्ट जब आप पास से देखें, जब योगेश्वर जब फाइट के बाद आ रहे थे बाहर, अगर आप योगेश्वर को पास से लंदन में देखते तो आपको लगता था कि जैसे किसी चीते या बिल्ली ने पंजे मार रखे हों, यहाँ से खूनो खून, आँख सूजी हुई है। तो उनसे जब बात करो, जब उस टाइम पे उनका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज देखो, वो ऐसा होता है जैसे आप सच में कोई एक फिजिकल बाउट, ऐसी कुश्ती नहीं, आप किसी वॉरियर की तरह बाहर आ रहे हैं। तो उसके बाद वो फिजिकल आपको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। व्लादिमीर लगातार बैक टू बैक करीब 5 दिन में तीन बार बाउट कर चुके हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और संदीप दूसरा, संदीप इससे पहले भी अच्छा कह रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन शायद एज भी काउंट करते हैं। संदीप ज़्यादा यंग है एज़ कम्पेयर टू नहीं, कहते हैं कि कुश्ती में शारीरिक क्षमता तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके अलावा दिमाग से खेलना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आपको याद हो, जब योगेश्वर जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहे थे, उनको जब नीज़ की प्रॉब्लम थी, इनफैक्ट उसके बाद उससे पहले जब लंदन में खेल रहे थे, जब ये रेपेचेज में थे, उस टाइम पे एक ही प्रॉब्लम थी, अगर इनकी टांग पकड़ ली, इनका क्योंकि नी का डबल ऑपरेशन हो रखा था, अगर आपने टांग पकड़ ली, ये गए। और इन्होंने पूरी उस 4 बाउट्स में अपनी टांग पे किसी को अटैक ही नहीं करने दिया। सो यहाँ पर जो आपने बात की, वो मेंटल आपकी स्ट्रेंथ है। और दूसरी आपकी वो फुर्ती। अब रेसलिंग वो पुरानी रेसलिंग नहीं रही, गुरु हनुमान जी जैसे जो लोग हमने सुने थे, वो पावर रेसलिंग थी। आज जो है वो स्विफ्टनेस है। आज अगर आप एक रेसलर को, खासकर जो लोअर वेट वाले हैं, योगेश्वर जिसमें है खासकर, या संदीप जिसमें है, अगर आप उस कैटेगरी की रेसलिंग को देखें तो आपको लगेगा कोई जिम्नास्ट, या आपको लगेगा कोई एथलीट, कमाल की उनकी फुर्ती होती है। अगर आप उनका रिंग बनाने का जो स्टाइल है, जब वो घूमते हैं अपने मैट पे, तो आप उनको देखोगे, आपको बिल्कुल भी रेसलर जैसा अंदाज नहीं होगा। तो वही एक रीज़न कि आज दिमाग की शायद ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन टेक्निकली अभी भी आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ता है, जिसमें इंडियंस ने पिछले 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, कुदालें मारी है। उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे सीखे हैं। सतपाल जैसे कोचेज़ ने बाहर जाकर उन चीज़ों को भी लिया है जो कि पावर के साथ साथ उसको मिक्स करके अपने अखाड़े से लोग निकालने शुरू किया। चंद्रशेखर, पावर रेसलिंग से आपके दिमाग को खंगालते हैं, पावर टेनिस की तरफ चलते हैं। सुर्खियों में देखते हैं कि क्या आज टेनिस के बारे में टिप्पणियां की हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने कुछ बातचीत की है। AITA का स्टेटमेंट मायने रखता है, और इस स्टेटमेंट में जो कि सुर्खियों में आज छपा है, उन्होंने कहा है कि लिएंडर पेस के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। और देखते हैं कि AITA feels time up for लिएंडर, मेल टुडे में छपा है। पेस को डेविस कप से संन्यास लेने के लिए संकेत, अमर उजाला। तो इस तरह से जो कि टिप्पणियां आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपने देखा, तो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। टेनिस में लिएंडर पेस का वर्चस्व रहा काफ़ी लंबे समय तक, और उसके पश्चात अब ये समय देखने को मिल रहा है। देखिए, करीब पिछले 1.5 साल से लिएंडर अपनी ढलान पर है। लिएंडर ने कोई बड़ा टूर्नामेंट, खैर मिक्स में ज़रूर जीता है, लेकिन ओवरऑल अगर उनकी गेम को देखें, लिएंडर पेस का मतलब था नेट पर एक ऐसा इंटरसेप्टर जो रॉकेट की तरह चलता है, जो एक कंप्यूटराइज व्यक्ति होता था। आज लिएंडर एक शैडो की तरह रह गया। बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जो एटा की बात है, बहुत देर से ये सब लोग जागते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है। मैं हमेशा मानता हूँ एटा में एज ए फैमिली बिजनेस। तो इनको बहुत देर से समझ आता है, क्योंकि ऊपर से हुक्म आया होगा कि अब शायद इनको सिग्नल दिए जाएंगे। अदरवाइज सिग्नल इससे पहले रियो में लिएंडर वॉज नॉट इन द कंसिडरेशन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। उसके बावजूद भी उनको ये तरजीह दी गई कि आप डिसाइड करेंगे कौन आपके साथ जाएगा। तो बहुत देर आते हैं, जब तक हम काफी प्रश्न उठता है, क्योंकि प्रश्नों के बीच लगातार दूसरे प्रश्न उभर के सामने आते हैं। जहाँ तक टेनिस का सवाल, देखा होगा आपने, लिएंडर पेस ने करीबन क्वार्टर सेंचुरी, माने लगभग 25 साल तक ये खेलते रहे हैं। वी डोंट हैव टू गेट इमोशनल अबाउट दिस। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो है कि टेनिस ही ऐसा एक खेल है जहाँ पर एक खिलाड़ी 25 साल तक खेलता है, दूसरी पौध नहीं दिखाई देती। क्या कारण है? क्योंकि हमारी बैंकरप्सी, हमने कभी कोशिश ही नहीं की। अगर हम सच में राजेश जी देखें, पिछले
10 साल से तो मैं अभी ये देख रहा हूँ, इनफैक्ट 10 से ज़्यादा ITF के इतने टूर्नामेंट्स इंडिया में होते हैं कि आपने यूकी भांबरी एक, उसके बावजूद उसके अलावा कोई आपने ऐसा प्लेयर देखा कि आपको सिंगल्स में ये कहे कि हाँ ये हमारा फ्यूचर है, ये लिएंडर को रिप्लेस करेगा, ये रमेश कृष्णन के बाद कोई अच्छे सिंगल्स क्या है? कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस पिछले जब से लिएंडर और भूपति ने अच्छा किया, हमारा आइटा का हमारा सब कुछ फोकस हो गया रैंकिंग्स पे, खिताब जीतने पर। बहुत जल्दी कोई भी नया प्लेयर आता, साकेत आए, जीवन आए, कोई भी लोग बहुत जल्दी वो कोशिश करते हैं। सोमदेव एक इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो डबल्स में नहीं गए, उनको बाद में जब इंजरी हुई बहुत ज़्यादा कोशिश उन्होंने तब की, लेकिन ही वॉज नेवर मेड फॉर डबल्स। तो उनके अलावा कोई भी, सब लोग अभी 25 साल में 24 साल में आप कन्वर्ट कर जाते हैं। सानिया मिर्ज़ा एक बार फाइनल हारी कॉमनवेल्थ गेम्स का, नेक्स्ट डे से उन्होंने डिसाइड किया डबल्स खेलेंगे। दैट मीन कि आपकी बैंकरप्सी, आपको मालूम है आप शायद उस लेवल पर compete नहीं कर रहे, या मेंटली शायद आप अपने हथियार छोड़ देते हैं। तो इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम लगा। Very true. So bankruptcy of talent in tennis, which is the root cause of India not doing so well in the tennis. Moving away from tennis to badminton, a similar game, लेकिन जहाँ तक बैडमिंटन का सवाल भारत ने काफ़ी प्रभावित किया है। एक बार फिर नज़र डालेंगे सुर्खियों पर, जहाँ पर साइना नेहवाल के ऊपर कहा गया है कि साइना टू स्पीयर हेड इंडियन चैलेंज। टाइम्स ऑफ इंडिया इज राइटिंग Saina is doing exceedingly well now. Saina eyes Malaysian crown. Hindustan Times. साइना की निगाह मलेशिया मास्टर्स पर, दैनिक जागरण बता रहा है आज। साइना की नजरें सत्र के पहले खिताब पर, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है। साइना नेहवाल की नजरें मलेशिया में खिताब पर, अमर उजाला। मलेशिया मास्टर्स खिताब पर सुपर साइना की नजरें, दैनिक भास्कर। तो जहां तक साइना का सवाल, कहना पड़ेगा कि उन्होंने गेम को थोड़ा सा पिछड़ गई थी सिंधु के मुकाबले, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने निगाहें एक तरह से बहुत पैनी कर ली है, गेम्स अच्छा कर रही हैं, उनके स्ट्रोक्स वापस देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, मास्टर्स जीत जाएंगी? देखिए, पहली चीज़, ये टूर्नामेंट सुपर सीरीज़ का पार्ट नहीं है, एक ग्रां प्री है, और इसमें इसलिए जीतना चाहिए इनको। नंबर 10 तक जरूर स्लिप कर गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गेम में वो पैनापन ना हो। अगर उस दिन जब सिंधु से भी हारी है 11-7, अगर आप पहली गेम देखें तो ये एक पॉइंट तक बहुत इक्वल चल रही थी, और इनफैक्ट स्मैश से स्मैश मैच कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो इनके कोच ने भी कहा, जो मैं भी मान सकता हूँ, जब रियो में इनकी के बाद जो इनकी सर्जरी हुई, उसके बाद आप बहुत जल्दी रिहेबिलिटेशन में एकदम अपने आप को पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाते। तो वो स्ट्रेच रोकने के लिए आपको, कि अपने आप को पूरा नहीं झोंकना है गेम में, थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखते हैं ताकि रेकर ना हो आपकी कोई भी इंजरी। तो शायद अब, लेकिन अब वो 1 महीने का पीरियड चला गया है, क्या यहाँ से शुरुआत करेंगे? क्योंकि कर सकती है, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ना कैरोलिना मार्टिन है, ना पीवी सिंधु है, ना कोई बड़ी चाइनीज़ प्लेयर है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर इनको कोई चुनौती होगी तो सेमीफाइनल और फाइनल 2 मैच अच्छे होंगे, तो हो सकता है ये आपको जीतती हुई दिखे। लेकिन ओवरऑल अभी जो ये रिकवरी का टाइम है, मुझे लगता है अभी 5-6 हफ्ते के बाद आपको समझ आएगा कि कहाँ ये एक्चुअली में कहाँ पर स्टैंड करती है, और क्या ये वापस आ पाएंगी टॉप रैंकिंग में या नहीं। तो जहाँ तक साइना का सवाल, निश्चित रूप से अच्छा खेलती रही हैं, उनके पास स्ट्रोक्स मौजूद हैं, अब नया क्या कर सकती हैं वो? देखिए, नए में एक ही चीज़ है, जो जिस तरह से वर्ल्ड वाइड आपका बैडमिंटन चेंज हो रहा है, ये जब आप खेलें, इनके सामने देखें इनको बिल्कुल, तब समझ आता है। शायद टीवी पे देखकर थोड़ा सा लेट समझ आता है। बैडमिंटन में बहुत जल्दी अब आपके जो रिफ्लेक्सेस, जो कहते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके लिए वीरेंद्र सहवाग बहुत फेमस थे, कि बॉल को यहाँ पर लेना है या यहाँ पर लेना है, इम्पैक्ट जो पोजीशन है उससे पूरे आपका स्ट्रोक्स चेंज हो जाते हैं। कैरोलिना मार्टिन को अगर आप ध्यान से देखें, कैरोलिना मार्टिन शटल को यहाँ पर पिक कर लेती हैं, यहाँ पर तक नहीं जाने देती। मार्टिन के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और काफी यही सिंधु ने कोशिश की है गोपी के साथ, कि बहुत जल्दी स्मैश को जल्दी हिट करके किल करें। वहाँ पर साइना थोड़ी सी पिछड़ गई है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो
थोड़ा एज के हिसाब से भी, और दूसरा इसलिए भी कि इंजरी की वजह से थोड़ा पैक डाउन किया। कहते हैं ना बैडमिंटन 4S का खेल, यानी स्किल, स्टेमिना, सेंस और सबसे ज़्यादा स्पीड। तो 4S के बाद एक और खेल है जिसमें दिमागी संतुलन बहुत अच्छा रहता है। भारतीय खिलाड़ी साक्षी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए हैं। उनके प्रदर्शन के बारे में जितना कहा जाए कम होगा। तो कहना पड़ेगा कि साक्षी एक बार फिर अपनी निगाहें किसी लक्ष्य की तरफ देख रही हैं। जैसा कि मेल टुडे आज बता रहे हैं, साक्षी एम्स टू इक्वल सुशील्स फीट। सुशील, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीतना चाहती हूँ। साक्षी कह रहे हैं सुशील को अब तक 2 मेडल्स मिल चुके हैं। अमर उजाला बता रहा है सुशील के 2 ओलंपिक पदक की बराबरी चाहती हैं साक्षी। तो चंद्रशेखर, जहां तक इस लक्ष्य का सवाल, निश्चित रूप से अच्छी बात है, भारतीय कुश्ती के लिए अच्छी बात कि एक खिलाड़ी ने एक लक्ष्य अपना सामने घोषित किया है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत जल्दी है ये सब कुछ बोलना। साक्षी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस रियो में दी, अगर आप देखें, वो अनएक्सपेक्टेड थी फॉर 2 रीजन्स। एक तो गीता फोगट को जाना था, इनको कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स। ये अच्छी थी, लेकिन इंटरनली वो जो चल रही थी रैगलिंग, उसकी वजह से ये शायद पिछड़ गई थी। जब वहाँ पर पदक लिया, तो अगर आप उस पदक को भी देखें, इन्होंने अच्छा किया। अपनी जो इनकी जितना इनकी काबिलियत थी उससे एक्सीड की। बहुत कम ऐसे प्लेयर कर पाते हैं ओलंपिक लेवल पर। लेकिन अगर आप गैप देखें बिटवीन द टॉप एंड साक्षी, वो बहुत बड़ा था वहाँ पर भी। तो उस गैप को देखते हुए पहली चीज़, साक्षी फिलहाल प्रायोरिटीज़ अलग है। आजकल बहुत से कमर्शियल कर रही हैं, बिल्कुल पिक एंड चूज। मैंने कल भी बात की थी कि रेसलिंग में भी अपना ध्यान देती हैं कि कहाँ जीत सकते हैं, कहाँ नहीं जीत सकते। वो पिक एंड चूज आज वो वैल्यू हो गई है। और तीसरा, 2020 आज से बहुत दूर है, 3.5 साल के करीब दूर है। इस दौरान में अभी से कुछ भी बोलना कि मैं ऐसा करें पाएंगे या नहीं, क्योंकि बीच में शादी भी है, बीच में बहुत से फैमिली कमिटमेंट्स भी हो गए। तो ऐसे में क्या 3-3.5 साल तक आप जाएंगे? आप माहौल बना सकते हैं। यही मैरी कॉम ने किया। मैंने पहले भी कहा था, हमें वी डोंट हैव टू गेट इमोशनल, वेदर इस मैरी कॉम, लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर। हमारी प्रॉब्लम है, हम लास्ट के कुछ साल इसलिए वेस्ट करते हैं, वी गेट इमोशनल, वी कैरिड अवे विद द मोमेंटम कि ये हमारे लेजेंड्स हैं। हाँ, लेजेंड्स है एक पॉइंट तक। स्टीव वॉ 90 किया था लास्ट इनिंग्स में, उसके बाद रिटायर थे। गावस्कर की अगर आप लास्ट इनिंग्स देखें, कमाल की थी। तो उसके बाद जब आप रिटायर होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए साक्षी, अब बहुत लंबा टाइम है। मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं जानना चाहूँगा कि जापान में क्या होगा, कौन हमारे प्लेयर्स होंगे। तब तक बहुत सी नई पौधा आएगी, इसलिए लेट्स वेट एंड वॉच। काफ़ी अनुभवी टिप्पणी आपकी। कहते हैं कि कमर्शियल चकाचौंध से खिलाड़ी अपने को जितना दूर रखेगा, देश के लिए वो उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। तो जहाँ तक कुश्ती का सवाल, उसके बारे में आपने हमारे एक्सपर्ट्स की राय सुनी। और इसके साथ साथ अब हम आपको अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि योग विद्या से शारीरिक स्वास्थ्य का कैसे लाभ लिया जाता है। और इस योग विद्या का प्रदर्शन कर रही हैं हमारी को होस्ट पूनम सिंह, और उनके साथ हैं योगा गुरु आर्या। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खान-पान और स्ट्रेस अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज करना और फिट रहना उतना भी मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। जरूरत है तो बस थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी मेहनत के लिए, और हम हैं ना आपके साथ। हेल्थ की बात हो और योगा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट आचार्य वरुण जी के पास और जानते हैं कि योगा से हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं और कैसे हेल्दी रह सकते हैं। इस आधुनिक जीवन में हमारा शरीर लगभग मशीनों पर निर्भर हो गया है, जिसके चलते अनेक प्रकार के असाध्य रोग हमारे शरीर पर आ रहे हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि योग के माध्यम से कैसे इस आधुनिक जीवन में हम अपने आप को मेंटल और फिजिकल हम फिट रख सकते हैं। तो अभी हम आपको कुछ सिंपल से योग आसन हम बताएंगे, जो आप लोग प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में उनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कुछ सामान्य से योगासन और प्राणायाम के माध्यम से आप अपने दैनिक जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। हम लोग मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर कैसे फिट रह सकते हैं।
अब हम करेंगे सबसे पहले ओम का उच्चारण। आप बैठिएगा। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे हम और एक गहरा श्वास लेंगे। एक बार फिर से एक बार और रिलैक्स। अब हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें केवल गहरा श्वास लेना है और धीरे धीरे से गहरा श्वास छोड़ना है, यानी कि डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। धीरे धीरे से शुरू कीजिएगा। इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, हमें अनेक प्रकार के श्वास संबंधी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है और इस प्राणायाम को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। रिलैक्स। इस प्राणायाम को हम 5 से 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम शुरू करेंगे। दाहिनी नासिका को पहले बंद कीजिएगा और बाईं नासिका से धीरे धीरे से श्वास लीजिएगा। अब बाईं नासिका को बंद कर लीजिएगा और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे से श्वास को बाहर निकाल दीजिएगा। अब धीरे धीरे से दाईं नासिका से वापस श्वास लीजिएगा और बाईं नासिका से श्वास को निकाल दीजिएगा। एक बार फिर से ऐसे ही धीरे धीरे बाईं नासिका से इनहेल कीजिएगा और दाहिनी नासिका से एक्सहेल कर दीजिएगा। अब दाहिनी नासिका से इनहेल कीजिएगा और बाईं नासिका से एक्सहेल कर दीजिएगा। रिलैक्स। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे स्वर तंत्र को ठीक करता है, हमारी घ्राण शक्ति को बढ़ाता है। अब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ पैरों की क्रियाएं रहेंगी। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिएगा। दोनों पैरों को सामने से रोटेट करना है, हमें घुमाना है दाहिने से बाईं तरफ धीरे धीरे से, ऐसे 10 to 20 टाइम्स इसको हमें करना है। ऑपोजिट दूसरी तरफ से। रिलैक्स। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग 1 2 3 ऐसे। ये सामान्य सी क्रिया है, इसको बोलते हैं, आधुनिक भाषा में हम कहें तो एक वार्म अप कोर्स है ये। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है ये, और हर आयु वर्ग का व्यक्ति इसको कर सकता है। वाओ, मैं तो अभी से एकदम फिट और फ्रेश फील कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आसान से आसन आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएंगे और अपनी लाइफ को देंगे एक हेल्दी सा यू टर्न। तो योग विद्या के बारे में आपने देखा, अच्छे दृश्य थे। तो चंद्रशेखर, आपको क्या लगता है योग से कितना लाभ, खास तौर पर आप जैसे जर्नलिस्ट और तमाम लोग जो बिजी रहते हैं उनको मिल सकता है? देखिए, जितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम सबका हो गया, खासकर शहरों में, उसमें तो योग में ना केवल आपको फिजिकली लेकिन मेंटली आपको स्वस्थ रखता है। आप ऑफिसेज में बैठकर ही कई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, इनफैक्ट जो अभी बता रहे थे योग गुरु, बहुत ऐसी एक्सरसाइजेज सिंपल है जिस वजह से आपके जो कहते हैं कि एक सिर्फ वार्मिंग अप ही नहीं, आपकी स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो खासकर एक एज के बाद सभी लोगों को घुटनों की बहुत तकलीफ होती है, वो कुछ नहीं, आप ऑफिस में बैठकर भी आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। पॉइंट इज़ आपके मन में वो होना चाहिए, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है शायद शहरों के लिए तो योग।
तो कहते हैं कि अब आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है स्पोर्ट्स कैफ़े का कि आज इस दिन दुनिया में खेलों की जगत में क्या हुआ। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स आपको बता रहा है कि 1973 में भारत में मद्रास में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा के 5 टेस्ट की श्रृंखला 2-1 से जीत ली थी। भागवत चंद्रशेखर ने इस मैच में 7 विकेटें ली थी। तो ये आज के दिन हुआ था और आज खेलों की दुनिया में क्या होने वाला है उसके बारे में भी एक नज़र डालते हैं। खेलों की दुनिया में आज खास बात है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट 2017 शुरू हो चुका है। प्रो रेसलिंग लीग का दूसरा संस्करण और सुशील जैसे 2 ओलंपिक पदक प्राप्त करना चाहती हूँ साक्षी। और इसी के साथ समय हो चुका है। इट्स टाइम टू बिड गुड बाय टू आवर गेस्ट dapper, diminutive, magnificent Chandrasekhar Luthra. Good to have you, Chandrasekhar, in the studios. और इसी के साथ जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। कनेक्ट कीजिए सोशल मीडिया के द्वारा। सबसे पहले दूरदर्शन स्पोर्ट्स फेसबुक में, डीडी स्पोर्ट्स चैनल ट्विटर हैंडल है हमारा। यूट्यूब में भी आप @दूरदर्शन स्पोर्ट्स देख सकते हैं। इंस्टा में @dd.sports। और इसी के साथ हमारा स्पोर्ट्स कैफ़े का प्रोग्राम आज खत्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।